A very good morning, students. This is our fifth class of the chapter The French Revolution. Last time we had studied about how the Robespierre, who started the reign of terror in France in the year 1793 and 94 period, and how he met his end just because of the policy of severe control and punishment. In the year 1794 he was arrested as उन्हीं के अपने लोगों ने उनकी जो इतनी कड़ी पॉलिसी थी कंट्रोल और पनिशमेंट की कि जो भी उनका विरोध करता था सभी को वो गिलोटीन कर देते थे. गिलोटीन मीन्स इट वाज जस्ट अ डिवाइस जिसके मदद से वो सिर कलम करवा देते थे, सिर कटवा देते थे जो भी उनकी पॉलिसी का विरोध करता था. ऐसा उनका मानना था कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो इसका मतलब वो वहाँ की गवर्नमेंट जो कि रिपब्लिक है जिसे लोगों ने चुना है उसका विरोध करना एकदम गलत है, इसीलिए उसको गिलोटीन कर देते थे, सर कलम करवा देते थे. तो कैसे उनका अंत हुआ, उनकी अपनी पॉलिसी के का विरोध सबने किया और फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे उनके रूल के एंड के बाद हम डायरेक्टरी रूल्स जो शुरू हुआ था फ्रांस में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट जब गिरी, जब समाप्त हुई और उसका एंड हो गया, इसके बाद जो वेल्दियर, जो रिच क्लास था मिडिल क्लास के रूप में, जो कि थर्ड एस्टेट में रिच मिडिल क्लास था, उसने जो है पावर कंट्रोल कर लिया. और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसने अब जो है डिनाई कर दिया जो राइट टू वोट मिल गया था नॉन प्रॉपर्टी, मतलब जो गरीब वर्ग थे समाज के उनको भी जो राइट टू वोट मिला था. अब फिर से जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने वो वोट, जो राइट टू वोट मिला था वो समाप्त कर दिया. अब फिर से केवल ये जो वेल्दी क्लास था या रिच क्लास था वो रिच मिडिल क्लास ने अब पावर कंट्रोल कर लिया जैकोबिन गवर्नमेंट के समाप्त होने के बाद. अब इन्होंने क्या किया कि जो नए संविधान ने, जो नया संविधान बना अब उसने एक तो सारा जो राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया था पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी, वो समाप्त किया. उसके बाद इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनवाए. 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के पीछे यही था कि कैसे एक ही के हाथ पावर न रहे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने कैसे सिवियर कंट्रोल पनिशमेंट शुरू कर दिया था. अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई. डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की 5 मेंबर्स की एक ऐसे मतलब एक ग्रुप था जो डायरेक्टरी जिसको कहा गया. उस मेंबरशिप का काम ये था कि ये मेंबर्स अगर डिस्कस करके सारा काम करेंगे तो जो हेड होगा गवर्नमेंट का वो अपने हाथ में, एक के हाथ में पावर न रह के, अभी जो 5 मेंबर हैं डायरेक्टरी में ये लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ताकि अकेले जो रूल करेगा गवर्नमेंट के हेड होगा वो उसी के हाथ में पावर नहीं रहेगी. वो जब तक चीज़ों को डिस्कस नहीं करेगा डायरेक्टरी के साथ तब तक वो उन पावर्स को यूज नहीं कर सकता है. नाउ द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनी थी, उसके साथ एक डायरेक्टरी था. डायरेक्टरी में मतलब कि डायरेक्टरी जो है वो एक्चुअली में डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अक्सर करके क्या होता था, इनका आपस में विचार विमर्श के दौरान बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो जाते थे या क्लैश हो जाते थे, या उनके जो मतभेद ज़्यादा हो जाने के कारण तो डायरेक्टरी क्या करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसमिस कर देती थी. डिसमिस करने का मतलब कि फिर से इलेक्शन हो, बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट होगी, बार बार डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टरी के साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. तो 5 मेंबर के ऊपर ये जो गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई है, ये डायरेक्टरी के जो मेंबर्स हैं इनके ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल का 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो कि उनके ऊपर कंट्रोल रखती हैं, उनका
जब भी विचार विमर्श होने के दौरान अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता था तो वो डायरेक्टर्स जो हैं उसको डिसमिस कर देते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ये बार बार इंस्टेबिलिटी बन जाती थी। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका मतलब बार बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बनती जा रही थी, इसी का तो बार बार चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी को डिसमिस करती जा रही थी, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब एक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई कि कोई पॉलिटिकल हेड नहीं बन पा रहा है, कोई गवर्नमेंट अगर प्रॉपर नहीं वर्क करेगी तो रन कैसे होगा। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं अस्थिरता की स्थिति ने नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने यहाँ पर फ्रांस में एक डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को की स्थापना करी, इन्हीं को ये जो राजनीतिक इंस्टेबिलिटी जो बनी रही, जो अनिश्चितता की कंडीशन तैयार हो गई फ्रांस में, इन्हीं सब ने रास्ता दिया नेपोलियन बोनापार्ट को, जिन्होंने यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही राज्य की स्थापना करी फ्रांस में। अब हम देखेंगे कि जैसे थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी, इस दौरान भी जब यहाँ पे तानाशाही की स्थापना हो गई, इस दौरान भी तमाम बदलाव के बावजूद यहाँ का जो आइडियल मतलब कि जो आदर्श के रूप में, आइडियल्स के रूप में यहाँ पे आज़ादी का आदर्श या बराबर लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा की भावनाएं, ये सब हमेशा आदर्श के रूप में फ्रांस में जीवित रहा आगे के कई सौ सालों तक। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे विमेंस का क्या रोल रहा रेवोल्यूशन के दौरान। तो प्लीज लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ये जो विमेंस हैं वो फ्रांस में हो चाहे पूरी दुनिया में हो, अपने अधिकारों के प्रति उनमें भी जागरूकता आ रही थी, क्योंकि वो केवल घर की देखरेख ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो तमाम कार्यों में लगी हुई थी अपने घर के लिए, लिविंग भी अर्न कर रही थी। लिविंग मतलब अपने घर की आर्थिक रूप से भी उसमें शामिल थी, जिम्मेदारियों में अपने हस्बैंड के तरह ही एक माँ, एक औरत भी घर में पूरा उसका रोल था कि वो अर्निंग भी ला रही थी, अर्निंग से फैमिली को सपोर्ट भी कर रही थी और बाहर नौकरी कर रही है और घर को भी संभाल रही है, दोनों काम कर रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि पूरे रेवोल्यूशन के दौरान शुरुआत से ही विमेन बड़ी एक्टिवली इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। तो देखा जाए कि वो लोग क्यों इन सारी मूवमेंट्स में इतनी एक्टिवली क्यों पार्टिसिपेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि हमारे अधिकारों में भी चेंजेस आए, हमें भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त हों, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम भी इन सभी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे और एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह रहेंगे तो आज नहीं कल गवर्नमेंट हमें भी अधिकार देगी, हमारी जिंदगी में भी सुधार आएगा। That is, they hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce the measures to improve their lives. As most of the women were working, belonging to, of course, the third estate, they all were working for a living. That means they were earning their livelihood. They worked as seamstress और laundress, एक तरफ कपड़े धुलाई में लगे थे, लॉन्ड्री में जहाँ कपड़े धुलने को दिए जाते हैं, उन कामों में they were involved. They were selling the flowers, फूल बेच करके, फल सब्जियां बेच करके मार्केट में, और एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट घर में एक हेल्पर की तरह भी रहती थी उस इकोनॉमिक रिच क्लास के लोगों के घरों में, जहाँ पे उन्हें
एक डोमेस्टिक असिस्टेंट चाहिए था, जो उनको हेल्पर चाहिए था, उसके रूप में भी वो कार्यों में लगी हुई थी। ये सभी वो विमेन्स थी जो थर्ड एस्टेट को बिलोंग करती थी, जिन्हें अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करनी थी और साथ ही साथ घर की देखरेख भी करनी थी। और ये सभी विमेन्स जो हैं, जो थर्ड एस्टेट की थी, उन्हें कोई भी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें मौका या चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वो एजुकेटेड हो पाती, या उन्हें कोई जॉब ट्रेनिंग तब मिलती है जब आप पढ़े लिखे होते हैं, तब आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो मिल सकती है। पर इन सभी को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे। केवल जो इकोनॉमिक रिच क्लास था, नोबल्स के लोग, फैमिली के डॉटर्स हैं, विमेन हैं, वही लोग, वो लड़कियां को एजुकेट करते थे, नोबल्स। और ये जो कॉन्वेंट था पहले, केवल उसमें नोबल्स की फैमिली की लड़कियां ही, नोबल फैमिली की लड़कियां ही पढ़ती थी वहाँ पे जाके। और जब पढ़ने के बाद, कॉन्वेंट एजुकेटेड होने के बाद, सो दैट आफ्टर दैट देयर मैरिज कुड बी अरेंज, मतलब उनकी शादी करने के लिए, शादी के लायक बनाने के लिए दे वर गिवन प्रॉपर एजुकेशन। और जो वर्किंग क्लास की विमेन्स थी, उन्हें तो काम करना था और घर भी देखना था, पूरी फैमिली का ध्यान रखना, खाना बनाने से लेके, चाहे वो पानी भर के रखना हो, चाहे वो दुकान में लाइन लगा के ब्रेड खरीदना, आटा, रोटी, ये सब कुछ उन्हीं का काम था, या बच्चों का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ उनकी जो सैलरी थी, मेन के कंपैरिजन में आदमियों को तनख्वाह ज़्यादा दी जाती थी, सैलरी ज़्यादा दी जाती थी, और विमेंस को कम पेमेंट मिलता था। तो ये सारी चीज़ें वो लोग इसीलिए शुरुआत से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में बड़ी ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, ये सोचते हुए कि आज नहीं तो कल हमें भी अधिकार मिलेगा, हमें भी पढ़ाई का अधिकार मिलेगा, हमारी ज़िंदगी भी इम्प्रूव होगी, हमें भी बराबर, आदमियों के बराबर हमारी भी तनख्वाह रहेगी, हमें भी सैलरी इक्वल मिलेगी। तो हमारी कंडीशंस भी एक नहीं, आज नहीं कल, ये सब गवर्नमेंट हमारे लिए भी उचित कदम उठाएगी और हमें भी पढ़ने का अधिकार प्राप्त होगा, हमें भी ट्रेनिंग मिलेगी, तो हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, हमारी और भी सैलरी अपग्रेड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस ऑल दिस, अपनी बातों को, अपनी आवाज रखना, अपनी बातों को रखना, टू वॉइस देयर इंटरेस्ट ऑफ विमेन, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द पॉलिटिकल क्लब्स एंड पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर्स। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल, राजनीतिक क्लब्स बनाए उन्होंने, जहाँ पे वो विमेन के अधिकारों, औरतों के अधिकारों की बातें रखने शुरू करी, अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी, अपनी बातों को रखना शुरू किया, और न्यूज़पेपर में अपनी बातों को पब्लिश करना शुरू किया। ऐसा देखते देखते 60 क्लब बन गए, 60 विमेन्स क्लब बने फ्रेंच की सिटीज़ में, फ्रांस के शहरों में बने। और इसमें से जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब जो कि फ्रांस में बना विमेन्स के लिए, वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन। तमाम मांगों में डिमांड्स जो उन्होंने रखे, उसमें से सबसे ज़्यादा यही थे कि विमेन भी चाहती थी आदमियों की तरह, मेंस की तरह, उन्हें भी तमाम पॉलिटिकल राइट्स मिले, राजनीतिक अधिकार मिले। विमेन्स बहुत डिसअपॉइंट हुई थीं जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने विमेन्स को पैसिव सिटीजन्स करार दिया था, उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया था, जिन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था। आपको मैंने पढ़ाया था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिन्हें वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, और विमेन्स भी डिप्राइव्ड क्लास के साथ
विमेन भी थी जिनको वोट देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो वो वैसे भी बहुत निराश हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 से। तो अब इन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमें वोटिंग राइट भी दीजिए और हमें ताकि कल हम भी इलेक्ट हो करके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बन रही हैं उसमें असेंबली के मेंबर हम भी बनेंगे और हम पॉलिटिकल ऑफिस में एज अ पोजीशन होल्ड करेंगे। जब हम उसके मेंबर रहेंगे, जब हम पोजीशन होल्ड करेंगे, तभी हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। हमें केवल बात रखने का अधिकार नहीं चाहिए, हमें तमाम राजनीतिक अधिकार चाहिए, ताकि जब तक कोई मेंबर हम में से कोई एक नहीं रहेंगे, जब तक हम ही लोग मेंबर हम में से नहीं रहेंगे, तब तक औरतों के अधिकारों का कोई भी सुरक्षा नहीं मिल सकती। औरतों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए हमें मेंबर बनना होगा, हमें असेंबली में मेंबर बन के जाना होगा, वहाँ पे पोजीशन भी होल्ड करनी होगी। ओनली देन, और तभी जब वो इलेक्ट होके रहेंगे तभी उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी जो नई गवर्नमेंट बनेगी। इन द अर्ली years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for the girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. और इस तरीके से गवर्नमेंट ने उस रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी गवर्नमेंट ने नए लॉज को इंट्रोड्यूस किए जिसमें कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ विमेंस की लाइफ में, औरतों की ज़िंदगी में कुछ सुधार हुए। वो सुधार क्या थे? उसमें से एक तो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, स्टेट स्कूल्स का मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाए गए और अब सभी लड़कियों के लिए एजुकेशन जो है वो कंपलसरी हो गई। अब सभी को अधिकार मिला एजुकेशन प्राप्त करने का। अब उनके जो फादर हैं, जो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी चूँकि एग्जिस्ट करती रही है, तो वो फादर्स अब अपनी इच्छाओं को थोप करके लड़कियों की शादी नहीं करवा सकेंगे अगर उनकी मर्जी उसमें शामिल नहीं है। और मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनाई गई जिसमें कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया। एंड वंस द मैरिज गॉट रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ, अब डाइवोर्स भी क्या हो गया? लीगल हो गया। और डाइवोर्स केवल मेन ही नहीं दे सकते थे, फाइल कर सकते थे, जबकि विमेन भी इक्वली उनको भी राइट प्रोवाइडेड हो गया गवर्नमेंट के द्वारा कि वो भी फाइल कर सकती हैं। कोई भी दोनों में से एक, अगर दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी विथ ईच अदर, इफ दे आर being oppressed or their behavior is not good to each other, then any of them can file the divorce. इसका मतलब एक बार मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया गया अंडर सिविल लॉ, तो अब लीगल भी एक, डाइवोर्स भी एक लीगल हो गई। लीगल बनना मतलब बाय लॉ। नाउ विमेन कुड नाउ गेट ट्रेनिंग फॉर द जॉब्स। तो जब ट्रेनिंग भी मिलने लगी, ट्रेनिंग मिलने की बराबरी भी आ गई, तो विमेन अब आर्टिस्ट भी बन सकती थी और बिजनेसमैन भी बन सकती थी, जो वो बनना चाहें, क्योंकि अब उन्हें ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। अगर ट्रेंड होंगी तो एक बेहतर स्किल्ड वर्कर बनेंगी। विमेन का स्ट्रगल जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए था वो पूरा भी नहीं हुआ है, वो लगातार चलता रहा। और रेन ऑफ टेरर के दौरान गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने राइट्स तो दे ही दिए थे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, राइट टू वोट वाला, ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, मैरिज का कि रजिस्टर्ड होगी, फोर्सफुल नहीं होगी, फादर ही अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे, उनको उनका विल, उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, विमेंस की भी, लड़कियों की भी, गर्ल्स की भी। उनको स्कूलिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट स्कूल ने कि उनका राइट बन गया, प्राप्त करना है, कंपलसरी हो गया। उन्हें ट्रेनिंग मिलने लगी, अब वो आर्टिस्ट से लेके जो चाहे वो बन सकती थी। लेकिन जो विमेंस जो मांग रही थी लगातार, हमें राजनीतिक
अधिकार चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब हम एज अ मिनिस्टर्स बने, हम अपने विमेंस के लिए बराबर अधिकारों के बारे में वर्क करते रहें। तो एक तरह से ये बात पसंद नहीं की रेन ऑफ टेरर मतलब रॉबस्पियर ने, कि गवर्नमेंट के समय रॉबस्पियर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत ऑर्डर इशू किए कि पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करवा दिया जाए और बैन कर दिया जाए, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में विमेन को रहना ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारी विमेन जो प्रोमिनेंट वर्कर्स थी या फेमस थी या देवर एक चेहरे के रूप में काम कर रही थी लगातार, क्योंकि पब्लिश करना न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल क्लब में वर्किंग को हैंडल करना, बहुत सारे लीडर्स है, उसमें से बहुतों को अरेस्ट किया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत अधिकार देके इसको ख़त्म कर देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मिनिस्टर्स के रूप में आ जाए, बराबरी हो जाए मेन और विमेन की, क्योंकि इक्वल राइट्स तो उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं किए थे। सो मैनी नाउ विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। तो क्या हुआ, आपको इतने सारे अधिकार दे दिया, रॉबस्पियर को लग रहा था कि हमने विमेंस को एजुकेशन दे दिया, उनकी लाइवलीहुड सुधरने लगी, अब जबरन शादी नहीं करेंगे पेरेंट्स और उनकी मर्जी शामिल रहेगी, मैरिज डाइवोर्स वाला देख लिया, लीगलाइज कर दिया, रजिस्टर्ड करा दिया, तो हम पॉलिटिकल राइट्स क्यों दें? मेन और विमेन को इक्वल नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए विमेन मूवमेंट भी लगातार चलती रही, क्योंकि अभी तक उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं मिला था, इक्वल बराबर तनख्वाह का अधिकार नहीं मिला था, इक्वल वेजेस का अधिकार, जिससे ये पूरे अगले 200 सालों तक इनका जो स्ट्रगल है वो चलता रहा। और लगातार राइट टू फाइट एक लड़ाई थी, एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो आई नहीं थी अभी तक फ्रांस में। और ये जो लगातार ये जो युद्ध चल रहा था, ये केवल फ्रांस में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रहा था। सफरेज कहते हैं, यूनिवर्सल सफरेज जानते हैं आप लोग, राइट टू वोट। तो उसी तरह ये सफरेज मूवमेंट था, राइट टू वोट, और ये किसका मूवमेंट था? विमेन्स का। दे वर फाइटिंग फॉर द राइट टू वोट। तो ये जो सफरेज मूवमेंट है वो ड्यूरिंग लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता रहा, क्योंकि आप सबको पता है होना चाहिए कि 1946 तक फ्रांस में विमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे। 46 में जाकर के विमेन को राइट टू वोट मिला है। और हमें बड़े गर्व से कहना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमने हमारे देश में मेन और विमेन या कोई कास्ट या कोई रिच या कोई पुअर, किसी में कोई विभेद न करते हुए, कोई अंतर न करते हुए सभी को समान रूप से वोट करने का अधिकार प्राप्त था। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यूरोपियन सभ्यता से, तो देखिए हमारे देश में जैसे ही आज़ादी मिली हमें अधिकार प्राप्त हो गया। और फ्रांस में एक लंबा दौर चला, लंबी लड़ाई चली, उसके बाद 1946 में जाकर के औरतों को अधिकार मिला है। ये बड़े गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे यहाँ सभी को, विमेन और मेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड हुए। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो ओलंपे डी गाउजेस थी, एक लेडी हैं जो कि वो रेवोल्यूशनरी विमेंस के अधिकार के लिए लगातार लड़ती रहीं, एक क्रांति लाने की कोशिश करती रहीं, और वो अपने प्राणों की चिंता किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार उन्होंने युद्ध किया। किसके? रॉबस्पियर, रेन ऑफ टेरर के दौरान, जो इनका शासन चल रहा था फ्रांस में, उस दौरान उन्होंने लगातार लड़ाई करी अपनी विमेंस के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए। इन्होंने सख्त विरोध किया उसका, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स लिखा था। इन्होंने कहा विमेंस को कैसे आपने इस तमाम राइट्स, बेसिक राइट्स जो हर ह्यूमन बीइंग्स को मिलने चाहिए, हर मानव जात को मिलना चाहिए, उसको विमेंस से कैसे
अलग कर दिया, उस अधिकार से वंचित कैसे कर दिया आपने। तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन करके लिखा, इन राइट्स को लिखा 1791 में। इन्होंने इस बात को तर्क के साथ रखा कि ये तमाम अधिकार विमेंस को भी मिलने चाहिए, और क्रिटिसाइज किया इन्होंने 1793 में। ओलंपे डी गाउजेस ने जैकोबिन गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया जब इन लोगों ने जबरन बंद करवा दिए विमेंस के पॉलिटिकल क्लब्स को। और इन्होंने पर ये बड़े अफसोस की बात है कि जो कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन बनी थी, नेशनल असेंबली, वो जो नई असेंबली बनी थी जैकोबिन्स क्लब के दौरान, वो उन जैकोबिन गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब यहाँ पे डिसाइड किया गया और फाइनली इनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए और इनको कि इन्होंने राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी किया है, ट्रीजन, इसकी बिना पर इनको एग्जीक्यूट कर दिया या गिलोटीन कर दिया गया। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना औरतों के अधिकारों के लिए शहीद हो गई, ओलंपे डी गाउजेस। अब हम उन कुछ बेसिक राइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जिन्हें ओलंपे डी गाउजेस ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन एंड सिटीजन्स के अंडर में लिखा है कि विमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। मतलब ये जो वुमेन है, जब हम लोग या कोई भी मैन या वुमेन जो भी पैदा हुए हैं, तमाम इक्वल राइट्स के साथ हैं। भगवान ने कभी भी विभेद नहीं किया या उनको कोई अंतर नहीं दिया। तो यहाँ पर क्यों हम लोग डिफरेंट हो गए या डिफरेंटली ट्रीटेड हो गए? कैसे बराबर नहीं है मैन और विमेन? सेकेंड राइट, द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ विमेन एंड मैन. These rights are liberty, property, security, and above all, resistance to oppression. That means कि ये जो political associations या political bodies जो बनाई जाती हैं, इनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन से मतलब है जो गवर्नमेंट बनी है, जो देश को चला रही है, पूरे देश के अधिकारों को बचाना, की रक्षा करना, चाहे वो मेन हो और चाहे वो वुमेन हो, सबके समान अधिकार देना, सबके राइट्स, चाहे वो आज़ादी हो, लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, प्रॉपर्टी हो, संपत्ति का अधिकार हो, सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार हो, और चाहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, ये तमाम अधिकारों की रक्षा करना ही एक सरकार का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल एसोसिएशन का परम कर्तव्य है. राइट नंबर 3, द सोर्सेज ऑफ ऑल सॉवरेनिटी resides in one nation, in the nation which is nothing but the union of man, woman and man. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम ये तमाम अधिकार बराबरी से नहीं देंगे औरतों को और पुरुषों को, जब तक बराबर अधिकार नहीं दिए जाएंगे, एक देश की संप्रभुता तब तक नहीं रह सकती, देश की संप्रभुता सुरक्षित, सॉवरेनिटी सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक कि सभी को समान अधिकार न प्राप्त हो, सभी लोग बराबरी से न रहें. फोर्थ नंबर, द लॉ शुड बी the expression of the general will. All female and male citizens should have a say, either personally or by their representatives, in its formulation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment, according to their abilities and without any other distinction than that of their talent. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है
जनरल विल मतलब जो भी लॉ बनाई जाए उसमें मेल और फीमेल नागरिक, विमेन और मैन दोनों ही उसमें रहें और दोनों की ही मर्जी शामिल हो किसी भी कानून को बनाने में, चाहे वो खुद शामिल हो चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनके इलेक्टेड उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनकी बातों को रखने के लिए पॉलिटिकल बॉडी में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होने चाहिए, ताकि वो उनकी बातों को रखेंगे, तब उनकी मर्जी भी शामिल हो सकेगी सही प्रकार से और तभी वो सही कानून बन पाएगा। और सभी विमेन्स को, सभी मेल और फीमेल सिटीजन्स यानी कि नागरिक होना जरूरी है। औरत, महिला या पुरुष का इस तरह का कोई भी विभेद नहीं करना चाहिए, कोई भी अंतर ना करते हुए उनको दोनों के दोनों बराबर अधिकार है, उन्हें कि एक समान सा आदर और सम्मान मिले, सरकारी नौकरियां मिले, उनके बिना मतलब उनके काबिलियत के अनुसार मिले, बिना किसी मतभेद के कि मेल है या मैन है तो ही वो पॉलिटिकल बॉडीज में फॉर्म करेंगे या राजनीतिक फैसले वो लेंगे, उनके हाथ में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी देश में समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे वहाँ पे देश का विकास नहीं हो सकता और वो देश कायदे से संप्रभुता के साथ नहीं हो सकता। It cannot be a sovereign country unless it's all citizens, irrespective of their gender. Equality shall prevail in the country. Or no women. The fifth law says no women is an exception. She is accused, arrested, and detained in cases determined by law. तो ऐसा उन्होंने कहा ओलंपिडी गाउजेस ने कि अगर कानून है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्राइम किया है, तो उनसे ये नहीं कहा गया है कि औरतें हैं तो उन्हें दंडित ना किया जाए, उन्हें भी बराबर समान तरीके से अक्यूज होंगी और अरेस्ट भी किए जाएंगे और जेल में भी डाले जाएंगे। तो ये कानून में भी, किसी भी प्रकार के कानून में कोई भी विभेद नहीं चाहती, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं चाहती कि विमेन होने का कोई खास उन्हें सहूलियत प्रदान की जाए। बस समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और ओलंपिडी गाउजेस इस महान और इतनी इम्पोर्टेंट लड़ाई में फाइनली एग्जीक्यूट कर दी गई थी, शहीद मानी जाएंगी। औरतों के अगर हम बोलें कि वुमेन राइट्स के लिए बात किया जाए या वुमेन के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हुए जो शहीद हो गई वो ओलंपिडी गाउजेस थी। तो आज हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे बच्चों। टिल देन प्लीज़ कीप कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स एंड कीप